मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार भार्गव, सह आचार्य बीएसटी, राजकीय महाविद्यालय खेतरी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सेकंड चैप्टर आंतरिक नियंत्रण उपाय, इंटरनल कंट्रोल मेजर्स। आंतरिक नियंत्रण के अंतर्गत वे समस्त उपाय आते हैं जिनके द्वारा व्यवसाय के प्रत्येक पहलू को नियंत्रित किया जाता है। प्रत्येक व्यवसाय की यह अभिलाषा रहती है कि आंतरिक कार्यों को इस प्रकार नियंत्रित किया जाए कि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके तथा गड़बड़ी, धोखाधड़ी, छल कपट इत्यादि की कम से कम संभावना हो। इसके लिए वह व्यवसाय के प्रत्येक पहलू को योजनाबद्ध ढंग से नियंत्रित करता है। इसे ही आंतरिक नियंत्रण कहते हैं। इसके द्वारा व्यवसाय की आर्थिक एवं प्रशासनिक सभी क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है। अब अपन चलते हैं आंतरिक नियंत्रण के उद्देश्य, ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इसके जो उद्देश्य हैं, नंबर 1, व्यवहारों का सही लेखा। आंतरिक नियंत्रण यह विश्वास दिलाता है कि व्यवहारों का सही लेखा किया गया है। नंबर 2, गलती व गबन के संबंध में आंतरिक नियंत्रण का उद्देश्य गलती व गबन को रोकना तथा शीघ्र पकड़ना है। नंबर 3, उत्तरदायित्व निर्धारित करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। आंतरिक नियंत्रण का उद्देश्य उत्तरदायित्व केंद्रों की स्थापना करना तथा प्रत्येक क्रिया के संबंध में जवाबदेही निर्धारित करना है। चौथा है विवरणों के संबंध में आंतरिक नियंत्रण द्वारा लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। वास्तविक कार्य की लक्ष्यों से तुलना की जाती है तथा विचरणों का पता लगाकर उन्हें नियंत्रित किया जाता है। संपत्तियों की सुरक्षा, व्यवसाय की संपत्तियों की सुरक्षा करना भी आंतरिक नियंत्रण का उद्देश्य है। नंबर 6, कुशलता एवं निष्पत्ति में सुधार। आंतरिक नियंत्रण का यह भी उद्देश्य है कि सामग्री, श्रम, प्लांट तथा पूंजी के उपयोग में कुशलता लाई जा सके तथा व्यवसाय की निष्पत्ति में सुधार किया जा सके। आंतरिक नियंत्रण में वित्तीय तथा गैर वित्तीय सभी नियंत्रण सम्मिलित होते हैं। इन नियंत्रणों में से यहाँ पर हमारा तात्पर्य लेखा संबंधी नियंत्रणों तथा उन आर्थिक कार्यों संबंधी नियंत्रण से है जिनके संबंध में लेखे किए जाते हैं। प्रशासनिक कार्यों संबंधी नियंत्रण जैसे कर्मचारियों की नियुक्ति, छुट्टी, हटाना आदि। अनुसंधान, कर्मचारियों की शिक्षा आदि के संबंधित नियंत्रणों को भी छोड़ दिया गया है तथा उन आर्थिक कार्यों संबंधी नियंत्रणों को भी छोड़ दिया गया है जिसके संबंध में लेखे नहीं किए जाते, जैसे बजट बनाना आदि। आंतरिक लेखा नियंत्रणों को 2 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1, आंतरिक निरीक्षण, इंटरनल चेक। दूसरा है आंतरिक अंकेक्षण। पहले लेते हैं अपन आंतरिक निरीक्षण। विस्तृत अर्थ में आंतरिक निरीक्षण से तात्पर्य ऐसे सभी उपायों से लगाया जाता है
जिन्हें व्यापारिक व्यवहारों को पुस्तकों में शुद्ध लेखन के लिए अपनाया जाता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यवहार के लेखा कार्यों को अलग अलग खंडों में विभाजित कर दिया जाता है और प्रत्येक खंड का संपादन अलग व्यक्ति करता है। उदाहरण के लिए ग्राहक से नकद प्रमाण प्राप्त किया, यह एक व्यवहार का सौदा है। इसके लिए लेखा कार्यों को 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 रोकड़ प्राप्ति व रसीद देना, नंबर 2 रोकड़ बही में लेखा करना, नंबर 3 रोकड़ बही की जांच तथा रोकड़ बही से खाता बही में लेखा। मान लीजिए स्थानीय ग्राहक ने संस्था की खिड़की पर रकम जमा कराई है, तो प्रथम खंड का संपादन करने के लिए खिड़की पर बैठा रोकड़िया रकम प्राप्त करेगा तथा रसीद की 2 प्रतियां बनाकर उच्च अधिकारी को हस्ताक्षर बनवाकर मूल प्रति जमा कराने वाले को देगा। व्यापारिक समय समाप्त हो जाने और अन्य व्यक्ति दिन भर की प्राप्त कुल रोकड़ व रसीदों की प्राप्तियां लेकर रसीदों के आधार पर ही रसीदों की जांच कर व्यवहारों को रोकड़ बही में लिख देगा। तीसरा व्यक्ति इस बात की जांच करेगा कि रोकड़ बही में समस्त रसीदों के व्यवहारों को चढ़ा दिया गया है अथवा नहीं। रोकड़ बही की पृष्ठियाँ के सामने रसीद संख्या चढ़ाएगा और रोकड़ बही से खाता बही में खतौनी करेगा। उपयुक्त जो मैंने ये उदाहरण आपको बताया है वो प्रत्येक व्यवहार संबंधी लेखा कार्य कई हाथों से होकर गुजरते हैं और एक व्यक्ति का कार्य दूसरे व्यक्ति द्वारा, दूसरे व्यक्ति का कार्य तीसरे द्वारा, इस प्रकार से यह स्वतः जस्ता भी मतलब जस्ता जांच होती रहती है और कार्य आगे बढ़ता रहता है। इसके संबंध में मैं एक परिभाषा आपको इस तरह से दूँ, डी पोला ने दिया था आंतरिक निरीक्षण के संबंध में। व्यवहारिक दृष्टिकोण से आंतरिक निरीक्षण एक निरंतर चलने वाला आंतरिक अंकेक्षण है जो कर्मचारी द्वारा स्वयं ही किया जाता है, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति के कार्य की स्टाफ के ही अन्य व्यक्तियों द्वारा स्वतंत्र रूप से जांच हो सकती है। अब आंतरिक निरीक्षण की परिभाषा का अपन विश्लेषण करें तो इस प्रकार हो सकता है। कर्मचारियों के कार्य विभाजन की व्यवस्था। दूसरा, अनिवार्य जांच हो जाती है। बिना दलबंदी के गबन का छिपे रहना असंभव है। नंबर 4, गलतियों की संभावना कम होती है। फिर चलते अपन आंतरिक निरीक्षण के उद्देश्य। ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनल चेक। नंबर 1, छल कपट को रोकना। प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। आंतरिक निरीक्षण की प्रणाली जहां अपनाई जाती है वहां प्रत्येक कर्मचारी यह समझता है कि उसका कार्य तुरंत दूसरा व्यक्ति देखेगा, अतः उस पर नैतिक प्रभाव पड़ता है, वह छल कपट न करे। नंबर 2, अशुद्धियों को रोकना। प्रत्येक व्यक्ति को जब यह ज्ञात हो जाता है कि कार्य शीघ्र ही दूसरे व्यक्ति द्वारा जांचा जाएगा तो वह सावधानी से कार्य करेगा, जिससे अशुद्धियों की संभावनाएं कम हो जाएगी। तीसरा, अशुद्धियों छल कपट को शीघ्र पकड़ना। प्रत्येक व्यक्ति का कार्य शीघ्र ही दूसरे व्यक्ति द्वारा जांच लिए जाने के कारण शुद्धियाँ एवं छल कपट यदि कोई हो तो शीघ्र ही पकड़ में आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 4, उत्तरदायित्व का निर्धारण करना। आंतरिक निरीक्षण द्वारा
कर्मचारियों का कार्य निश्चित कर दिया जाता है, जिससे काम में गड़बड़ी के संबंध में उत्तरदायित्व किसी निश्चित व्यक्ति पर डाला जा सके। 5वां पॉइंट है व्यावसायिक व्यवहारों का सही लेखा करना। आंतरिक निरीक्षण का यह उद्देश्य है कि व्यवसाय में होने वाले समस्त व्यवहारों का सही लेखा किया जा सके। नंबर 6, अंतिम खातों का शीघ्र तैयार हो सकना। आंतरिक निरीक्षण का एक उद्देश्य यह है कि लेखाकर्म को इस प्रकार से संगठित किया जाए कि वर्ष के समाप्त होने पर अंतिम खाते शीघ्र तैयार हो सके। और लास्ट पॉइंट है अंकेक्षण का कार्य सरल होना। आंतरिक निरीक्षण इसलिए भी अपनाया जाता है कि अंकेक्षक को पूरा कार्य न करना पड़े और यह परीक्षण जांच टेस्ट चेकिंग के द्वारा ही अपना कार्य शीघ्र समाप्त करके अपनी रिपोर्ट दे सकें।